Hello guys. Now, before we approach to our next chapter number 9, firstly we are completing the last topic of chapter 8, human health disease, and this is for class 12 students. तो पहले चैप्टर 8 का एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था उसे कंप्लीट करते हैं और फिर हम अपने अगले चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक बचा था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं किस किस तरीके से हम अल्कोहल अब्यूज़ को और ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट अस सी ऑल दिस 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट सेज अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अनावश्यक जो तनाव है, जो बोझ है दिमाग पर, उसको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज एवरी चाइल्ड परफॉर्म्स according to his or her capacity, so he or she should not be pressurized। यानी हर बच्चा अपने स्तर से, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सीखता और समझता है, परफॉर्म करता है। तो इसीलिए किसी को भी इस तरीके से प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए, किसी पर भी अनावश्यक रूप से दबाव नहीं बनाना चाहिए, है ना। अननेसेसरी वो प्रेशराइज होके फिर इस तरीके का रास्ता अडॉप्ट कर लेते हैं वो लोग। सेकंड पॉइंट इज एजुकेशन एंड काउंसलिंग। बच्चों को, एडोलसेंट्स को एजुकेशन मिले, काउंसलिंग मिले, उनको सलाह दीजिए। इट विल हेल्प द पर्सन टू फेस प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ। और जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब हम किसी को सही मार्गदर्शन करते हैं, सलाह देते हैं, तो उससे उस व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली सारी समस्याओं को समझने में, उनसे निपटने में सहायता मिलती है। और जो भी उसकी अपनी असफलताएं हैं उनको वो आसानी से एक्सेप्ट कर पाता है। तो अपने जीवन में आने वाली असफलताओं को, निराशाओं को वो पर्सन इजीली एक्सेप्ट कर सके। तो इसी के लिए एजुकेशन और काउंसलिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स। अपने माता पिता से, अपने साथियों से मदद की कोशिश करो, मदद की तलाश करो। मीन्स बेस्ट हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स, पेयर्स एंड टीचर्स। कि ऐसे लोगों की सबसे अच्छी मदद, सबसे अच्छी सहायता अगर कोई करते हैं तो वो उनके अपने माता पिता, उनके दोस्त और उनके जो टीचर्स हैं वो सब। दिस ऑल्सो हेल्प्स देम टू वेंट देयर फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड एंजाइटी। और उनके हेल्प से ऐसे लोगों की जो हीन भावना है, ऐसे लोगों की जो भीतरी परेशानी है, जो आंतरिक दुख है, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। इट विल हेल्प इन एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स सो दैट प्रॉपर रेमेडियल स्टेप्स में बी टेकन। यानी ख़तरों के बारे में उनको जानकारी दो, ख़तरों के बारे में तलाश करो, ताकि इससे उन्हें अपने जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। और जब वो परेशानी की वजह समझ जाते हैं तो उसके इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए भी प्रॉपर जो तरीके हैं वो अपनाए जा सकते हैं, वो उपाय किए जा सकते हैं। तो इसीलिए डेंजर साइंस यानी खतरे के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस तरह से हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका क्या नुकसान है, क्या उसका नतीजा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। और फाइनली प्रोफेशनल लोगों की, मेडिकल स्टाफ की, मेडिसिनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इमीडिएट प्रोफेशनल एंड medical help would totally relieve the individual from these problems।
तो किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति में जब हम उसको तुरंत मेडिकल हेल्प देते हैं, जब हम उसको तुरंत प्रोफेशनल हेल्प देते हैं, तो ऐसी प्रकार की समस्याओं से वो व्यक्ति पूरी तरीके से आसानी से बाहर आ सकता है, आसानी से छुटकारा उसको मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें काउंसलिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर, इमोशनल अटैचमेंट की बेसिस पे, प्रेशराइज ना करना, तो यही सब गिने चुने पॉइंट्स हैं जिससे कि ऐसे टीनेजर्स को, ऐसे लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, ताकि वो अपना जीवन बेकार ना करें। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे in this chapter, Human Health and Disease. Now we are going to approach our next chapter, number 9. Our chapter 9 is strategies for enhancement in food production. Okay, strategies for enhancement in food production. This is our chapter 9, and let's start it. First point is rapid increase in human population has made it essential to increase food production. इंसानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने अब इस बात को आवश्यक कर दिया है, ज़रूरी बना दिया है कि फूड का प्रोडक्शन यानी भोजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण फूड के प्रोडक्शन को, भोजन के उत्पादन को बढ़ाया जाना ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट, दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फूड प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, हम एक इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की मदद से, यानी हम एनिमल से, प्लांट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड की जो वैरायटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। सो इन दिस रिगार्ड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। तो एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग प्रकार के पशुओं का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, पालन किया जाता है। सो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। तो एनिमल हस्बेंड्री इस प्रकार के एनिमल्स की केयर और उनकी ब्रीडिंग से संबंध रखता है जो कि मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। तो हम मनुष्यों के लिए, हम इंसानों के लिए लाभदायक जितने भी पशु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी केयर करना, उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखना, ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है। अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का 70% लगभग इज फाउंड इन इंडिया एंड चाइना। तो पूरे वर्ल्ड की लाइव स्टॉक पॉपुलेशन का 70% भारत और चीन में पाया जाता है, बट दे कंट्रीब्यूट ओनली 25% फार्म प्रोड्यूस टू द वर्ल्ड। लेकिन इसके बावजूद भी वो केवल 25% ही संसार को फार्म प्रोड्यूस यानी संसार को फूड प्रोडक्ट्स देते हैं या दे पाते हैं। तो 70% लाइव स्टॉक है इंडिया और चाइना के पास, लेकिन जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, वो केवल 25% ही दे पाते हैं ये दुनिया को, इंडिया और चीन। सो टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स हैव बीन adopted along with the conventional practices to achieve productivity and quality. तो to meet the food requirements of the increasing population of India, भारत की इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए
भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि भोजन सबको चाहिए, तो न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स हैव बीन अडॉप्टेड। नई नई जो कल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, टेक्निक्स हैं, उनको भी अपनाया गया है, अपनाया जाता है लगातार, अलॉन्ग विद दी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस टू अचीव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। और परंपरागत रूप से किए जाने वाले जो उपाय हैं, परंपरागत रूप से जो तरीके अपनाकर फूड प्रोडक्शन किया जाता आ रहा है कई वर्षों से, तो इन सभी प्रैक्टिसेस के साथ साथ अब कुछ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स भी इंडिया में अपनाई जा रही हैं, जिससे कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, फूड में क्वालिटी गेन की जा सके। तो इन सभी पर्पजेस के फुलफिल करने के लिए हम आज नई नई मैनेजमेंट टेक्निक्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी पुरानी जो परंपरागत एग्रीकल्चरल तरीके हैं उनके साथ साथ। नेक्स्ट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब बात करते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, DFM। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो डेयरी आप समझते हैं कि इस प्रकार के एनिमल्स का मैनेजमेंट जो दूध देते हैं और दूध के प्रोडक्ट्स जिनसे बनाए जा सकते हैं। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स की जो रियरिंग है, एनिमल्स का जो पालन है, उनका जो मैनेजमेंट है और केयर है, ये सब कुछ डेयरिंग में आता है। ओके, नाउ मिल्क यील्ड मेनली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ मिल्क ब्रीड्स। अब कितना दूध किस एनिमल से प्राप्त होगा, ये उस पर्टिकुलर एनिमल की अपनी जो मिल्क ब्रीड है उसकी क्वालिटी के आधार पर भी निर्धारित होता है, उस पर डिपेंड करता है। यानी कौन सा एनिमल, कौन सी गाय या भैंस किस मिल्क ब्रीड की है, उसकी अपनी जो मिल्क ब्रीड की क्वालिटी होगी उसके आधार पर भी हमें मिल्क यील्ड की जो अमाउंट है, मिल्क यील्ड की जो डिटर्मिनेशन है वो होती है। सो फैक्टर्स नेसेसरी टू इम्प्रूव द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क आर मिल्क की क्वालिटी और मिल्क की उत्पादकता, यील्ड को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो फैक्टर्स आवश्यक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड्स विद रेजिस्टेंस टू डिजीज इज इसेंशियल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड्स, जिन एनिमल से, जिन ब्रीड से उनकी मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, ऐसी ही हाई यील्डिंग ब्रीड्स को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जिनका मिल्क प्रोडक्शन खुद ब खुद कम है, ऐसी ब्रीड्स का सिलेक्शन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर सभी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर यही है कि हाई यील्डिंग जो मिल्क ब्रीड्स हैं, ऐसी ब्रीड्स का सिलेक्शन हो और उसमें रेजिस्टेंस टू डिजीज़, और वो जो ब्रीड्स हम सेलेक्ट करें वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हों। यानी ऐसा नहीं कि दूध तो बहुत अच्छा देते हैं लेकिन अक्सर बीमार रहते हैं, उनमें बहुत जल्दी जल्दी बीमारी लग जाती हैं, फिजिकली कमज़ोर हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो और हाई यील्डिंग ब्रीड हो, तो ऐसी एनिमल का सिलेक्शन हो पहली बात। तो सेकंड इज प्रोवाइड प्रॉपर शेल्टर टू कैटल विद एडिकेट वेंटिलेशन एंड क्लीनलीनेस। अब जहाँ पर ये जो पशु हैं, जहाँ पर इनको बांधा जाता है, जहाँ पर इनको रखा जाता है, उनके रहने की जगह भी, उनका शेल्टर भी प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। यानी वहाँ साफ़ सफाई हो, वहाँ अच्छी हवा का इंतज़ाम हो, ओके,
तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एयरी प्लेस हो और क्लीनलीनेस हो, साफ सफाई का भी बहुत विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड एडिकेट अमाउंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और इन जानवरों को भी, इन पशुओं को भी पूरी तरीके से सेफ और ड्रिंकेबल वाटर ही दिया जाना चाहिए पीने के लिए। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो इनके अंदर बीमारी कॉज कर सकता है। देन कैटल शुड बी मेंटेन्ड डिजीज फ्री। और इन पशुओं को, इन जानवरों को डिजीज फ्री मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी इनके शरीर में बीमारी लगी तो उसका तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज और उपचार करवाना चाहिए। सो ए विजिट बाय वेटरनरी डॉक्टर शुड बी मैंडेटरी। जो पशु चिकित्सक होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनकी भी रेगुलर विजिट कराते रहना चाहिए, ताकि ये इंश्योर हो कि हमारे सभी जानवर डिजीज फ्री हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ फीडिंग should be scientific where the quality and quantity of food is maintained। अब उन पशुओं को क्या खाने को दिया जा रहा है, कितना खाने को दिया जा रहा है, ये भी पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीका हो, साइंटिफिक पैटर्न पर आधारित हो, ताकि उनकी जो फूड है, जो फॉडर है, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी, ये दोनों अच्छे से मेंटेन किए जा सकें, ताकि वो एक भारी मात्रा में, एक अच्छी मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन हमें दे पाए। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ कैटल एंड द हैंडलर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। यानी जो व्यक्ति उन जानवरों को हैंडल कर रहा है और उन जानवरों की अपनी क्लीनलीनेस और हाइजीन, साफ सफाई और जर्म फ्रीनेस, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, खासकर तब जब दूध निकाला जा रहा हो, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो जब वो हैंडलर दूध निकाल रहा है या दूध को स्टोर कर रहा है या उसके प्रोडक्ट्स को या मिल्क को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे विशेष मौक़ों पर, ख़ास समय पर जानवरों की और जो हैंडलर है, जो पर्सन इस सब चीज़ों को करते हैं, उन सब की क्लीनलीनेस और हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रिंजेंट मेजर्स रिक्वायर्स रेगुलर इंस्पेक्शन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब स्ट्रिंजेंट मेजर्स की मैनेजमेंट किस तरीके से हो पाए कि हमें सब चीज़ें डिजीज़ फ्री रखनी है, क्लीनलीनेस रखनी है और अच्छा सिलेक्शन करना है ब्रीड का, हाई यील्डिंग, तो ये सब चीज़ें प्रॉपरली स्ट्रिक्टली मेंटेन कैसे हो पाएंगी कि जब इन सभी मेजर्स के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहे और साथ ही साथ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते रहें प्रॉपरली, कि किस तारीख में किसने कितना दूध दिया, किसको क्या परेशानी हुई, किसको क्या इलाज कराया गया, किसको कितना फूड मिला, क्या फूड खिलाया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड के तरीके से अगर मेंटेन की जाती हैं और रेगुलरली इंस्पेक्ट की जाती हैं, तभी ये स्ट्रिंजेंट मेजर्स का जो मैनेजमेंट है वो हो पाता है पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले टॉपिक पे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो ये तो डेयरी एनिमल्स की बात हुई, डेयरिंग मिल्क एनिमल्स की बात हुई। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इसी एनिमल हस्बेंड्री के एक और दूसरे सब टॉपिक पे ऊपर, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मीन्स यहाँ पर खासकर मुर्गियों का जो पालन होता है, मुर्गियों का, चिकन का, है ना, एग लेइंग वगैरह के लिए और मीट की प्रोडक्शन के लिए।
So poultry is the class of domesticated birds like ducks, chicken, turkey, and geese used as food and for eggs. तो पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स का, पाले जाने वाले पक्षियों का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी क्लास है जिसमें डक्स, बत्तख, चिकन, मुर्गी के बच्चे, टर्की या गीज जैसे पक्षी ये पाले जाते हैं फूड के लिए और उनके द्वारा दिए जाने वाले अंडों के लिए. द वर्ल्ड पोल्ट्री इज मेनली यूज्ड इन रेफरेंस टू मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड्स, दो मीट ऑफ अदर बर्ड्स मे ऑल्सो बी इंक्लूडेड. तो शब्द जो पोल्ट्री है इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है इन सभी पक्षियों के मीट के लिए, इनके मांस के लिए, जबकि इसमें और दूसरे पक्षियों का मांस भी शामिल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट आर. अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखिए. फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड. कि पहले तो हम डिजीज फ्री और उचित ब्रीड का, एक सुटेबल ब्रीड का सिलेक्शन करें. दूसरी, प्रॉपर क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर. उनके पीने का पानी, उनके भोजन, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लीन हो और यूजेबल हो. देन प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस. और जहाँ भी उनका हैबिटेट है, जहाँ उनको रखा जाता है, जो उनका शेल्टर है, वो भी पूरी तरीके से, जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा, एयरी हो, है ना, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो और प्रॉपरली वो क्लीन रखा जाता हो, साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखा जाना चाहिए. देन हाइजीन एंड हेल्थ केयर ऑफ बर्ड्स. और पक्षियों की हाइजीन और हेल्थ केयर की भी केयर करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर्स की विजिट कराते रहें ताकि उनके अंदर होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी के सिम्टम्स को हम जल्दी और आसानी से दूर कर सकें, ख़त्म कर सकें. सो ये तो बात हुई गाइस पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की. अब आते हैं अपने अगले टॉपिक बी कीपिंग यानी एपीकल्चर की तरफ. बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर भी कहते हैं इसको. तो एपीकल्चर इज मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स. एपीकल्चर मधुमक्खी के छत्तों की मेंटेनिंग है, उनको मेंटेन करना होता है ताकि शहद और जो मोम है उसकी हम प्राप्ति कर सकें. ठीक है, तो शहद की और मोम के प्रोडक्शन के लिए हनी बीज के, मधुमक्खियों के छत्ते को मेंटेन करना, उनको प्रॉपरली केयर करना, ये एपीकल्चर कहलाता है. द मोस्ट कॉमन स्पीसीज फॉर हनी बी इज एपिस इंडिका. और भारतीय जो मधुमक्खी है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है उसका नाम है एपिस इंडिका. और इसी एपिस जीनस की वजह से इनके रियरिंग को, इनके कल्चर को एपीकल्चर कहा जाता है. हनी हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. शहद एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, बहुत पौष्टिक होता है, बहुत सेहतमंद होता है हम लोगों के लिए और इसका इसीलिए आयुर्वेदिक दवाइयों में काफ़ी प्रयोग किया जाता है. देन बीज वैक्स इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेज ऑफ वेरियस टाइप्स. और जो मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम है उसका भी इंडस्ट्रियल काफ़ी यूज़ है. उसको हम पॉलिश वगैरह बनाने के लिए या जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट कम्स बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड एट एनी प्लेस वेयर एवर देयर आर बी pastures having shrubs, fruit orchards और cultivated crops. जहाँ कहीं भी खेत हों, फसलें हों और फलों के बाग हों, बगीचे हों, झाड़ियाँ हों, तो जहाँ कहीं भी इस तरीके की एक वेजिटेशन हो तो कहीं भी हम ऐसी जगह पर मधुमक्खियों के जो पेस्चर्स हैं उनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उनको हम
रियर कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी अच्छी अच्छी फसलें हों, बड़े बड़े पेड़ पौधे हों, बाग बगीचे हों और झाड़ियाँ वगैरह जहाँ रहती हों, तो वहाँ मधुमक्खियों के लिए उनके जो पैस्चर्स हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं और मधुमक्खी का पालन का जो कार्य है वो किया जा सकता है ऐसी किसी भी जगह पर। बी हाइव्स कैन बी केप्ट एट एनी प्लेस, और इन मधुमक्खी के छत्तों को हम कहीं भी किसी भी प्रकार के स्थान पर रख सकते हैं, सच एज कोर्टयार्ड, वरांडा और रूफ टॉप, छत पर, वरांडे में या अपने आंगन में या गैलरी में, ठीक है। तो ऐसी कहीं भी थोड़ा सेफ सी जगह पर हम उसको बी हाइव्स को रख सकते हैं और यहाँ इनकी जो रियरिंग है वो करा सकते हैं। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव बट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इंक्लूड द फॉलोइंग। अब मधुमक्खी पालन में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इट्स नॉट लेबर इंटेंसिव, वो कोई बहुत ज़्यादा विशेष मेहनत की और परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती इसमें, बस केवल कुछ विशेष जानकारी, कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार है। नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। पहली तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि मधुमक्खियों का नेचर कैसा होता है, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने और सीखने की ज़रूरत है कि मधुमक्खियों का स्वभाव कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका अपना व्यवहार कैसा होता है। देन सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, और इन बी हाइव्स को रखने के लिए एक अच्छी प्रॉपर लोकेशन हो, प्रॉपर जगह हो, ताकि उनको बार बार वहाँ से कोई जल्दी जल्दी डिस्टर्ब ना करे। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ बीज कॉल्ड स्वार्म्स, और स्वार्म्स जिनको हम कहते हैं वो मधुमक्खियों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनकी हाइविंग करना, उनको कैच करना। तो मधुमक्खी के स्वार्म को यानी ग्रुप ऑफ बीज को, ये कलेक्टिव नाउन है स्वार्म वर्ड, तो मधुमक्खियों के ग्रुप की कैचिंग, उनकी हाइविंग कराने का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स इन डिफरेंट सीजन्स, और अलग अलग सीजन्स में बी हाइव्स की अलग अलग तरीके से हम कैसे मैनेज करें और कैसे मेंटेन करें, तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए। देन हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, और शहद की, मोम की जो कलेक्शन है, जो उसको संग्रह करना और उसको हैंडल करना भी हमें अच्छे से सीखना चाहिए। तो शहद को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, और बी वैक्स को कैसे हैंडल करना, कलेक्ट करना है, इसकी भी जानकारी, इसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज बीज आर गुड पॉलिनेटर्स फॉर फ्लावर्स लाइक ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सनफ्लावर, एप्पल एंड पेयर। तो सरसों के पौधे के लिए, सरसों के फूल के लिए, सूरजमुखी के पौधे के लिए, फूलों के लिए, सेब के प्लांट के लिए और नाशपाती के प्लांट के लिए, इन सभी प्लांट्स के फ्लावर्स के लिए ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये अच्छी पॉलिनेटर्स कहलाती हैं, यानी इनके द्वारा पॉलिनेशन काफ़ी कॉमनली और काफ़ी अच्छे तरीके से इन प्लांट्स के स्पीसीज में कराया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा। टू इम्प्रूव द यील्ड द बी हाइव्स शुड बी केप्ट इन द क्रॉप फील्ड्स, और इनकी हनी की और बी वैक्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए इन बी हाइव्स को मोस्ट प्रेफरेबली क्रॉप फील्ड्स में रखा जाना चाहिए ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन। जिस वक्त फूलों का मौसम हो, जिस वक्त फूल खिलने का सीजन हो, तो फ्लावरिंग सीजन के दौरान इन बी हाइव्स को अगर हम क्रॉप फील्ड्स में रखते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी जो यील्ड है, बहुत अच्छी जो अमाउंट है शहद और बीज वैक्स की, ये प्राप्त हो सकती है। तो यील्ड को बढ़ाने के लिए, यील्ड को बेहतर बनाने के लिए फ्लावरिंग सीजन के दौरान इन बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड में रखा जाना चाहिए। इट विल इंक्रीज द पॉलिनेशन एज वेल एज इम्प्रूव्स द यील्ड एंड द क्वालिटी ऑफ हनी। इससे क्या होगा
कि एक तो पॉलिनेशन की जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे, है ना। इससे पॉलिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ेगी, बहुत आसानी से हो सकता है। और साथ ही साथ शहद की क्वालिटी और उसकी जो उपज है, जो पैदावार है, जो उसकी प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो गाइज, ये तो बात हुई एपीकल्चर की यानी बी कीपिंग की। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक फिशरीज़ की तरफ। फिशरीज़ मीन्स मछली पालन, मत्स्य पालन भी कहते हैं इसको। तो फिशरी इज़ द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज क्रैब्स, प्रॉन्स एट्सेट्रा। तो फिशरीज में यानी मछलियों का पालन, उनकी कैचिंग, उनको पकड़ना, उनकी प्रोसेसिंग, उनको बेचना, और शेल फिश, इसके साथ साथ जो केकड़े हैं, झींगा है, ऐसे और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स की भी कैचिंग और सेलिंग, ये सब चीज़ें इस फिशरीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज a large number of Indian population uses fish products, other aquatic organisms like prawns, crabs, lobsters and edible oysters as food। हमारे भारतीय पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी संख्या, हमारे भारतीय लोगों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या फिश प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स शामिल हैं जैसे कि झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर्स और दूसरे जो ऑयस्टर्स होते हैं, सीप मोलस्क के मेंबर हैं ये मोलस्का फाइलम के, उनको फूड के रूप में कई सारे लोग, एक भारत की बड़ी जनसंख्या के लोग इसको भोजन के रूप में खाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेश वाटर फिश लाइक कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प आर यूज्ड एज फूड। और जो रोहू है ये इंडियन फिश है, ये बहुत कॉमन इंडियन फिश है, रोहू मछली, कतला, इन सारी जो फ्रेश वाटर फिश हैं इनका भी हम काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। ज़्यादातर लोग कतला और रोही जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर इसको खाना पसंद करते हैं। मैराइन फिशेस यूज्ड एज फूड आर हिल्सा, मैकरेल, पॉम्फ्रेट्स एंड सार्डाइन्स। और जो मैराइन फिश हैं, जो सी वाटर फिश होती हैं, उनमें भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली हैं, जैसे हिल्सा, ये कोलकाता की तरफ बहुत खाई जाती है, मैकरेल, पॉम्फ्रेट्स एंड सार्डाइन्स, ये सब। तो ये सी फिश यानी मैराइन फिश की वैरायटी है, इनको भी काफ़ी कॉमनली भोजन